हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। सो कल हमने अपना साइंस का केमिस्ट्री का पार्ट 1 किया था, जिसमें हम ऑलरेडी 3 चैप्टर देख चुके हैं। आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, एंड वो आपका मैटर वाला। लेकिन आज हम आगे के अपने 3 चैप्टर्स करेंगे, दैट इज केमिकल बॉन्ड्स एंड रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे सॉल्यूशन एंड कॉलॉइड्स। देन उसके बाद हम आपका 6 चैप्टर करेंगे, कहाँ गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। सो ये 3 चैप्टर हम आपके आज के करेंगे। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो आप पूरी वीडियो को देखना। जिसने हमारे कल वाले चैप्टर्स नहीं देखे जाके वो अभी जाके देखे, ठीक है। आपके साइंस के सीडीएस और एनडीए के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडीएस में वैसे भी आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 10 आपके केमिस्ट्री से आते हैं। और मेरी गारंटी है, जिसने आपकी ये सीरीज फॉलो की उसके, मैं 9 भी नहीं कह रही, 10 में से 10 क्वेश्चन लग जाएंगे केमिस्ट्री के, 10 on 10, ठीक है। कि ऐसा नहीं कह रही मैं 90% होगा, पूरा 100% होगा, बट शर्त एक, आपको ये रिलीजियसली फॉलो करनी है। जो जो मैं आपको चीज़ें बताऊं, बीच बीच में होमवर्क दूं, वो कमेंट सेक्शन में आके आपको मेंशन भी करना है, ठीक है। अच्छे से फॉलो करना है। साथ में हमारी एक इंग्लिश की 125 रूल्स की एक सीरीज चल रही है, जिसने नहीं देखी वो जाके अभी देखे। इंग्लिश में 80+ मार्क्स, सीडीएस में आपके और आपके एफकेट में 20+ मार्क्स इंग्लिश में गारंटेड आएंगे। बस वही शर्त है, आप उसको रिलीजियसली फॉलो करें। जो जो मैं बातें बताती हूँ उनको फॉलो करें, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। केमिकल बॉन्ड्स एंड रिएक्शंस, आपका चैप्टर नंबर 4। केमिकल बॉन्ड आपका वो बॉन्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो एटम्स के बीच में, जिससे आपका एक बॉन्ड फॉर्म होता है कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, इन दोनों के बीच में जैसे आपका जो बॉन्ड है वो फॉर्म हो रहा है। अब उसमें आपके जो केमिकल बॉन्ड्स हैं, ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन की, जैसे कोई शेयरिंग से होता है, कोई आयंस की शेयरिंग से होता है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने की वजह से होता है। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स कि कितने टाइप के आपके हैं। सो सबसे पहले आपके 1 2 3 4 है मेनली, ठीक है। इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए। मैं आपको समझाते हुए चल रही हूँ। पीडीएफ में आपको डॉक्टर सीडीएस आपका चैनल है टेलीग्राम का, इस पे मिल जाएगी, अपलोड कर दूंगी, वहां से आप इजीली रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। देखो, जो बॉन्ड आपका इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, जैसे NaCl, मैं एक एक एग्जांपल समझा दूंगी। मैंने कल भी बोला था, आप अपने जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से याद कर लेना, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक के, एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक के, ठीक है। सो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसका आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा 281, ठीक है। सो उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लोरीन का होता है 17, तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 287 ऐसे, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो हमेशा हमें ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा है, क्योंकि देखो 281 है ना, तो यहाँ तक इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। 8 आपके इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए पूरा करने के लिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मतलब 7 और होने चाहिए थे, ठीक है। वैसे तो ये थर्ड शेल है, और 2n² के हिसाब से आप देखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 2 18 होना चाहिए, लेकिन 8 में भी है कि स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 7 और चाहिए हैं। सिमिलरली क्लोरीन को 1 और चाहिए, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है। तो इसका ये 1 और इसके ये बाहर के 7 मिलकर अपना बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। सो वो जो बॉन्ड बनेगा आयंस, क्योंकि आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बना है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड। Na क्या आपका एक आयन है, अच्छा, इसलिए चार्ज आता है Na+, क्योंकि अब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। और क्लोरीन ने क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए चार्ज आ गया माइनस, ठीक है। सो इसलिए हमेशा ये ट्रिक लर्न रखने की, आप ऐसे याद रखना कि जो देता है वो प्लस में आएगा, क्योंकि भाई उसने दिया है, और जिसने लिया है वो माइनस में आएगा, इसलिए इस पर माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। सिमिलरली MgO2 बन जाएगा आपका, ओके। और मैं आपको वैलेंसी निकालना भी बता देती हूँ साथ के साथ, ताकि फिर मुझे आपको दोबारा बाद में ना बताना पड़े। जैसे MgO2 लिखते हैं हम, अब हम ये क्यों MgO2 लिखते हैं, देखो भाई सीधा सा फंडा है। मैग्नीशियम जो है, अब इसको तोड़ दो, मैग्नीशियम आप ऐसे लिखोगे, मैग्नीशियम के ऊपर होता है +2 चार्ज, क्यों, क्योंकि सोडियम मैग्नीशियम ऐसे होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर 12, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन करो 2 8 2। तो ये 2 जो है ना, ये सोचेगा मैं 6 लूँ, इससे अच्छा मैं ये 2 दे दूँ, और 3 से ज्यादा ना आप ले सकते हो ना, 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा, तो 3 और 2 5 ही तो हुए, लेकिन हमें तो 8 करने हैं पूरे आउटर मोस्ट शेल में, तो 8 फिर भी नहीं हो पा रहे, तो इससे अच्छा ये 2 आप दे दे किसी और को। सो इसलिए देगा तो Mg+2 लिख देंगे। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, 8 की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, 2 6, तो ये सोचेगा अब मेरे आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, क्यों ना मैं 2 ले लूँ, 6 के 6 देगा, थोड़ी 2 ले लेगा ना, कम नंबर वाला प्रेफर करेगा ना, कि भाई लेना कम है देना ज्यादा है, तो ताकि 8 पूरे हो जाएंगे, तो ये 2 ले लेगा, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा आपका -2। सो दिस इज नॉट MgO2, ऑब्वियसली दिस इज MgO, मैंने गलती से O2 लिख दिया था। तो देखो Mg के ऊपर +2 चार्ज है, Mg के ऊपर -2 चार्ज है। अब क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई इनके चार्ज की, तो यहाँ आपका -2 आ जाएगा। साइन आप नाम लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 और 2 कैंसिल होकर आ जाएगा 1:1, ठीक है। सो फॉर्मूला बन गया आपका MgO, समझ में आ गया।
एक साफ पेन से दोबारा बता देती हूँ, एक और का अभी यहीं पे आपको वैलेंसी करनी सिखा रही हूँ मैं, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो NaCl का, एक्चुअली मैं लेना चाहती थी एल्यूमिनियम का ले लो, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al, एल्यूमिनियम पे आएगा +3 चार्ज। अब ये 3 चार्ज कैसे है मैं वो समझा रही हूँ, ध्यान से समझ लेना। इसका एटॉमिक नंबर होता है, देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सो दिस इज 11, 12, 13, ठीक है। 13 की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8, 3, ठीक है। 3 आएगा आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सोचेगा 8 मुझे बनाने हैं, तो मैं क्या करूँ, या तो 5 इलेक्ट्रॉन ले लूँ, 5 ले नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम 3 ही ले सकते हो और 3 ही दे सकते हो, या ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो ये 3 दे देगा आपके। तो देगा, तो मैंने बताया अभी जो देता है उसके ऊपर आता है प्लस चार्ज, कितने दिए, 3 इलेक्ट्रॉन, तो Al+3 हो गया। अब आओ ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो कॉन्फ़िगरेशन आपकी लिखी जाएगी 2 और 6 में। अब ये सोचेगा या तो मैं 6 दे दूं या मैं 2 ले लूं, तो लेना आसान है ना, 2 ले सकता है, तो ये इसने 2 ले लिया और ये बन जाएगा प्रॉपर 8। तो इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज क्योंकि इसने लिए हैं, और कितने लिए, 2, तो 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे O-2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनकी, चार्ज लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर जरूर लिखना। तो ये 2 जो ऊपर वाला ये आ जाएगा नीचे, और ये जो 3 यहाँ वाला ये आ जाएगा यहाँ पे। सो ये बन गया आपका Al2O3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई ना। सो एल्यूमिनियम के नीचे आया 2 तो Al2 हो जाएगा, ऑक्सीजन के नीचे आया 3 तो O3 हो जाएगा। सो फॉर्मूला बन गया Al2O3। इसका नाम होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आई होप अब आपको ये जो पूरा है लेन देन इनका समझ में आ गया होगा। इसी को बोलते हैं वैलेंसी। यहाँ मैंने आपको सिखाई है कैसे हम वैलेंसी करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से, ठीक है। चलो, किसी को ना समझ आए वीडियो को एक बार थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना, फिर भी ना समझ आए कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं नेक्स्ट में दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। ये प्रॉपर्टी आप रीड आउट कर लेना कि सोल्यूबल होते हैं वाटर में, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर है, एक्वस स्टेट्स में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट बॉन्ड हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, नाम से पता लग रहा है, जो हाइड्रोजन जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है। अच्छा, एक चीज और, H2O में आपका जो बॉन्ड है ये भी एक H2O बॉन्ड है, तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड है। जो दो आपके मॉलिक्यूल के बीच में बना है, जैसे ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, एक ये वाटर का मॉलिक्यूल है, सो दिस बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। आधे जनता को, टीचर को इनफैक्ट खुद पता नहीं होता है, जो पढ़ा देते हैं ऐसे यूट्यूब पे आके, कॉन्सेप्ट उनके क्लियर नहीं होते हैं, वो लोग इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड बता देते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में नहीं, ये एक मॉलिक्यूल है जो खुद वाटर का है, और ये जो दूसरा मॉलिक्यूल इनके बीच में जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं आपके, पर्टिकुलरली उसी को ही बोला जाता है, ठीक है। सो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ठीक है, मतलब कि नॉट 2, मतलब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए आपका और दूसरा आपका हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, ठीक है। सो जैसे ये आपका ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये आपका हाइड्रोजन एटम है, सो दिस इज मेजरली कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्ड। कहने को आप इन बॉन्ड्स को भी कहोगे, कह सकते हो, बट मेजरली ये बॉन्ड बोला जाएगा आपका, ठीक है। ओके, इंटरमोलिकुलर ये आप पढ़ लेना, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉर्मली कैसे कैसे। मैं आपको अगला बॉन्ड बता देती हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड आपका हमेशा बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, याद रखना, और ये हमेशा मेजरली बनाता है, मतलब मोस्टली कार्बन के साथ देखा जाता है, क्योंकि कार्बन का होता है 4, मतलब कि एटॉमिक नंबर होता है इसका 6, तो वैलेंस शेल में होता है 4 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने बोला मैक्सिमम 3 ले सकता है, 3 दे सकता है, तो अगर ये 3 ले भी लेगा तो भी 7 ही हुए, और 3 दे भी देगा तो भी 1 बच जाएगा। तो ये किसी भी कॉन्सेप्ट में स्टेबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसको 8 करने हैं पूरे, है ना। तो ये क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा, जैसे CO2, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन के साथ अपना शेयर कर लेता है। तो पेपर में आपके स्ट्रक्चर नहीं आ रही, इसलिए आपको फालतू में पढ़ने भी नहीं है। क्या मैम हमें ये सब याद करना है? बिल्कुल याद नहीं करना, आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए। वैलेंसी मैंने सिखा दिया निकालनी, बात खत्म, ठीक है। आपसे वो ये नहीं बोलेगा कोवेलेंट बॉन्ड बना के दिखाओ CO2 का, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं आता छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि वो आएगा ही नहीं। आपको वो पढ़ना है, आपके 30 में से 30 नंबर आने चाहिए साइंस में, CDS में, ठीक है, और NDA में भी जितने नंबर आपकी जो साइंस के क्वेश्चन आएंगे जितने नंबर के, ठीक है। आपको यहाँ PhD नहीं करनी है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, ऑर्गेनिक मैटर्स में सोल्यूबल होते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होगा, क्योंकि शेयरिंग से बना है ना, थोड़ा सा आपने गर्म किया और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। पूरे कंडक्टर है ऑब्वियसली, लेकिन इसकी एक्सेप्शन जरूर याद रखना, ग्रेफाइट इसकी एक्सेप्शन है, मतलब कार्बन से करंट नहीं लगता, लेकिन ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, वो कंडक्टर होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का। देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स पे आते हैं, वो भी आपके शेयरिंग से बनते हैं, बस उसमें ना देखो ऐसे एरो लगा दिया जाता है, क्योंकि इसमें सेम साइड पे शेयर होता है एटम का, जैसे H2SO4 का है, तो देखो H2 हो गए आपके ये दोनों, SO4, ये ऐसे सल्फर का इधर भी शेयर हो रहा है सेम साइड पे, इधर भी, मतलब सेम साइड पे शेयर हो रहा है ना एटम, इसलिए उसको बोला गया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सिंगल, ये पढ़ लेना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। किस एक बॉन्ड है तो सिंगल है, सीधी सी बात है, इसमें पढ़ना भी क्या है। 2 बॉन्ड है तो आपके, अच्छा सिग्मा पाई देख लेना, अगर एक बॉन्ड है तो इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है, अगर 2 बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा है एक पाई बॉन्ड है, और अगर 3 बॉन्ड है, यहाँ से सवाल आता है उसमें सिग्मा और पाई काउंट करने हैं आपको, तो इसमें आपका एक सिग्मा है और 2 पाई है, मतलब सिग्मा हमेशा सिंगल रहेगा, एक रहेगा। द ट्रिक इज सिंगल जो है वो सिग्मा है, या सिग्मा जो है वो सिंगल है, तो 3 बॉन्ड दे दे चाहे आपके
चाहे आपके 2 बॉन्ड दे दे, चाहे आपका 1 बॉन्ड दे दे। सिंगल कौन सा है? सिग्मा। बाकी ये भी पाई है और ये दोनों भी आपके पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पे। इसमें क्या होता है? फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। ये डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड से डिफरेंट होती है। ये जो होती है ना, वीक करती है, वीकर देन केमिकल बॉन्ड, मतलब वीक ही होती है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं होती है, ठीक है। और ये इनके शेप ये आपके लिए नहीं पढ़ना, प्रीमेडिकल ये मैं आपका कोर्स में पढ़ाती हूँ ऑफलाइन में, ठीक है, 1 to 1 जब मैं पढ़ाती हूँ। यहाँ आपको ये सब नहीं पढ़ना है, सीडीएस में ये सब इतना डीप नहीं पूछा जाता है, ठीक है। वैलेंसी ये जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, देखो ये एल्यूमिनियम क्लोरीन का, इसने एल्यूमिनियम क्लोराइड का बताया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन जहां से सवाल बनेगा आपका, ठीक है, ये सबसे वेरी वेरी वेरी, जितना वेरी लगा लो उतना कम है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका सीडीएस या एनडीए में सवाल बनता है कि कितनी टाइप की केमिकल रिएक्शन है, कौन कौन सी, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कोई 2 चीज कंबाइन होकर एक चीज बनती है, जैसे H2 और O2। वैलेंसी 2 मिनट के लिए हटा दो आगे, 2 को तो हमने बैलेंस कर रखा है, ठीक है। तो H2O 2 चीज मिलके एक बन गई, दैट इज कॉम्बिनेशन। नाम से ही समझो। डिकम्पोजिशन, 2 चीज थी उनको तोड़ दिया, A भी था उसको ब्रेक डाउन कर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने तोड़ दिया, तो CaO बनेगा, CO2 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली एनसीईआरटी की रिएक्शंस लिखी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगी एनसीईआरटी की सारी रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए, तो एक बार एनसीईआरटी देख लेना, उसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीधा सीधा सवाल आता है, जैसे CaCO3 लिख के दे देगा, यहाँ पे आपको ब्लैंक दे देगा और 4 ऑप्शन होंगे आपके, ठीक है। उसके बाद देखो, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, हमेशा रिएक्टिविटी सीरीज में डिस्प्लेस वो मेटल करता है आपका जो ज्यादा रिएक्टिव होता है कम रिएक्टिव वाले को, ठीक है। प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड, ठीक है। सो इसके ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ कैसे लर्न रखना है। देखो इसके ट्रिक होते हैं काशी, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीके, पकाता है, कौन है, आगे आओ। सो दिस इज द ट्रिक फॉर द रिएक्टिविटी सीरीज। ये आपकी एक सेकेंड, रिएक्टिविटी सीरीज की ट्रिक है, ठीक है। सो दिस इज द ट्रिक फॉर योर रिएक्टिविटी सीरीज, दैट काशी, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीके, पकाता है, कौन है, आगे आओ। सबसे बढ़िया हमारी खासियत यही है, यहाँ पे हम ट्रिक से सीखते हैं साइंस की सारी चीजें आपकी, ठीक है। सो के इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक है आपका, ठीक है, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, Ag इज योर सिल्वर, Au इज योर गोल्ड, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज। अगर वैसे तो मेरे हिसाब से मैंने सही लिखी है, अगर एक आधा ऊपर नीचे हो गया तो आप एक बार प्लीज चेकआउट कर लेना, क्योंकि जो रिएक्टिविटी सीरीज है हमने भी अपने स्कूल टाइम पे पढ़ी थी, तभी से मुझे ऐसे लर्न है एज इट इज सीक्वेंस में, ठीक है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। एक सेकंड में चेक ही कर लेती हूँ ताकि कोई वही ना रहे, नहीं तो बच्चे कमेंट कर देते तभी के तभी, मैम आपने ये क्यों बता दिया, ऐसे क्यों बता दिया। ये नहीं, थोड़ा सा एफर्ट खुद कर ले, ठीक है। ओके देखो, हाँ मैंने ये लिखी थी काशी, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीके, पकाता है, कौन है, आगे आओ, यही लिखी थी ना, यही है, ठीक है। जितना आप नीचे आओगे रिएक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी, जितना आप ऊपर जाओगे रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा, मतलब पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, गोल्ड आपका सबसे कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट कैसे हो रही है, देखो रिएक्टिविटी सीरीज में आपका जो आयरन है वो ऊपर आता है कॉपर से, तो आयरन रिप्लेस कर देगा कॉपर को। देखो काशीनाथ, का, माली, आलू, जरा, फीके, ठीक है। उसके बाद आएगा पकाता है, कौन, तो आयरन आपका पहले आ रहा है कॉपर से, तो मैंने बोला जितना ऊपर रहोगे वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है, आयरन कॉपर को कर सकता है बट कॉपर आयरन को नहीं कर सकता। पोटेशियम कैल्शियम को कर सकता है लेकिन कैल्शियम पोटेशियम को नहीं कर सकता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, सो FeCO4 बन गया और Cu आपका बाहर चला गया, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे FeSO4 इनके कौन कौन से कलर होते हैं, CuSO4 का कलर कैसा होता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में गिवन भी है, आपका नहीं पता है तो ढूंढ ढूंढ के बताओ मुझे कि इनका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, ब्लू होता है, ऐसे बोलते हैं इनको, ग्रीन विट्रोल किसको बोलते हैं, आप बताओगे मुझे, ठीक है। थोड़ा होमवर्क आप लोग भी करो, ग्रीन विट्रोल किसको बोलते हैं, ब्लू विट्रोल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें रिवाइज हो जाएंगी, बताने को मैं बता दूं पर मैं जानबूझ के नहीं बता रही ताकि आप लोगों को चीजें रिवाइज रहें। देन हम आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, बस इसमें कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है, दोनों को डिस्प्लेस कर दो। Na ने Ba को डिस्प्लेस कर दिया, SO4 ने Cl2 को डिस्प्लेस कर दिया, सो दिस विल बिकम BaSO4 और ये बन जाएगा आपका NaCl, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपकी हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, हमेशा याद रखना जो भी आपकी कंबशन की रिएक्शन होती है ना,
ठीक है, कंबशन मतलब जिसमें आपको बाहर से हीट देनी पड़ रही है, आग देनी पड़ रही है, तो हमेशा हीट देनी नहीं पड़ रही है, कंबश मतलब फॉर एग्जांपल आग की वजह से वो कंबस्टिबल है, मतलब फ्लेमेबल है, कहने का मतलब हीट देनी नहीं पड़ रही, देनी आपको इसमें बढ़ती है एंडोथर्मिक में, ठीक है। एक्सोथर्मिक में हीट आपकी रिलीज होती है, ठीक है। सो वो वाली रिएक्शन जितनी भी होगी, जैसे रेस्पिरेशन है, एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में होता है आप एनर्जी बाहर से अब्जॉर्ब करोगे, एंडो मतलब अंदर आ रहा है कुछ, डाइजेशन हो गया, आपको पता नहीं चला लेकिन आपकी बॉडी ने हीट अब्जॉर्ब किया तभी तो वो डाइजेशन करे, इसलिए उसको एंडोथर्मिक बोल दिया, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन तो जो दोबारा से हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आइस से वाटर बना दिया, वाटर से आइस बना दिया, दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन, सेम आप बार बार कर सकते हो। इरिवर्सिबल नहीं हो सकती है, जो आपकी एक बारी हो गई, आपने पेपर को बर्न कर दिया, तो क्या आप बर्निंग दोबारा जले हुए पेपर से जले हुए उनसे तिनकों से क्या आप दोबारा पेपर बना सकते हो? नहीं, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन है आपकी, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाएं, ठीक है। जैसे मान लो Fe है, CuSO4 है, तो मैंने बोला Fe रिप्लेस कर देगा, तो दिस विल बिकम FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। अब यहाँ पे जो Fe है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि इसके पास इसने SO4 इसने जोड़ लिया, मतलब ये अकेला था तो इसको अपना साथी मिल गया, लेकिन CuSO4 के साथ ऑक्सीजन थी और वो हट गई है, तो इसका रिडक्शन हो गया है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपको एक बार ऐसे बता देती हूँ, देखो ऑक्सीडेशन होता है जिसमें या तो ऑक्सीजन का ऐड हो जाए या हाइड्रोजन का माइनस हो जाए, ऐसा नहीं करना दोनों एक साथ होंगे, या तो ऑक्सीजन का ऐड होगा या, ठीक है, या हाइड्रोजन का माइनस हो जाएगा। रिडक्शन में आपका क्या होगा, या तो हाइड्रोजन ऐड होगी या ऑक्सीजन आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे SO4 से तो ऑक्सीजन तो हट गई ना कॉपर से, और Fe में आके ऐड हो गई, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और CuS4 है, ठीक है, यहाँ से आपका ये हट गया, तो इसलिए इसका कॉपर का रिडक्शन हो गया है, ठीक है। और जो ऑक्सीडेशन करता है, ये भी याद रखना, उल्टा होता है, जो ऑक्सीडेशन करता है वो खुद में उसको रिड्यूस्ड एजेंट बोला जाता है, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन करेगा उसको बोलेंगे हम रिड्यूस्ड एजेंट, और जो आपका रिडक्शन करेगा उसको बोलेंगे हम ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया खुद में, दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एजेंट, या खुद में ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, ठीक है। उल्टा याद रखना है, जिसने ऑक्सीडेशन की दैट इज वो रिड्यूस्ड एजेंट बोला जाएगा, जिसने रिडक्शन किया उसको ऑक्सीडाइज्ड एजेंट बोला जाएगा। कैटलिस्ट क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्शन की प्रोसेस को फास्ट कर दे, इंक्रीज कर दे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। नॉर्मल हम खाने में भी यूज करते हैं आपका, ठीक है। अब इसमें दो टाइप के, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये कुछ नहीं, इससे कभी सवाल आज तक आया नहीं है, ना कभी आएगा, पढ़ना है नहीं, इंटरेस्ट के लिए पढ़ना आपकी अलग बात है। मैं यहाँ पे वो पढ़ा रही हूँ जिससे आपके 30 में से 30 नंबर आ जाए, तो मैं सीरियस बच्चों का टाइम बिल्कुल भी 1% भी वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने गारंटी लिया आपका एग्जाम क्लियर कराने की। तो ये इतना पोर्शन आपको अपनी मन से पढ़ना, आप पढ़ सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं, बस इतना जान लो कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। जैसे हम बीच में मान लो सब्जी बन रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा छोंक लगाती है हमारी मम्मी, तो प्याज टमाटर उसमें सब डले हुए हैं, उसमें ऊपर से हमने एक चुटकी नमक डाल दिया, NaCl। यहाँ पे NaCl ने कैटलिस्ट का काम किया, क्योंकि वो छोंक जो है जल्दी बन जाएगा, प्याज टमाटर जल्दी गल जाएंगे सब्जी के अंदर, नमक से जल्दी गल जाते हैं ना, तो वो NaCl एज एन कैटलिस्ट था, उसमें जो नॉर्मली आपके प्याज टमाटर गलने थे छोंक में, अब वो स्पीड अप हो जाएंगे, जल्दी हो जाएगा, यही कैटलिस्ट का काम है, ठीक है। अब यही प्रोसेस बता रहे कि आपको पढ़नी, आप पढ़ लेना, जैसे निकल है, पैलिडियम है, किस किस में क्या क्या आपका कैटलिस्ट यूज किया जाता है। लैक्टोबैसिलस मिल्क में लैक्टोज होता है, मतलब जब आपको मिल्क से दही में कन्वर्ट करना है, सो ये आप पढ़ सकते हो एक बारी, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ऑलरेडी पूरा बता चुकी हूँ, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन आपको कर दिया है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज सॉल्यूशन एंड कोलाइड, ठीक है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर, ये चैप्टर इतना बड़ा था बट ये इंपॉर्टेंट भी है यार, ठीक है, तो अच्छे से कर लेना। देखो ये इतना बड़ा नहीं है, इसमें जहां से सवाल आएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ आपकी एक टेबल है, ये पता होनी चाहिए, इसकी मैं ट्रिक भी सिखा दूंगी। बाकी चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट, मतलब इन द सेंस बाकी से क्वेश्चन नहीं पूछता है यूपीएससी, ठीक है। हमें पता PYQ इज द अल्टीमेट सोर्स, इसलिए मैं आपको साथ साथ PYQ बताती रहती हूँ। देखो होमोजीनियस मिक्सचर आपका वो मिक्सचर होता है जो कोई भी दो सब्सटेंसेस से मिलकर बना है, तो जो कम अमाउंट में हमेशा वो होता है आपका सोल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में वो होता है हमेशा आपका सॉल्वेंट, दोनों को मिला दोगे तो बन जाएगा सॉल्यूशन। जैसे आपने पानी में मिलाया नमक को, तो नमक इज द सोल्यूट जो कम अमाउंट में है आपका, और पानी इज द सॉल्वेंट, वाटर इज द सॉल्वेंट, ठीक है, और दोनों को हमने मिला दिया तो हमारा बन गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आया। अब हम चलते हैं आगे क्लासिफिकेशन की, ठीक है। ये आपको टेबल एज इट इज याद करनी है, इसमें रटने का, इसमें कुछ समझाने का है ही नहीं, ठीक है। आप जैसे इन्होंने ऐसे मतलब लाइक फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा है ना, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, आप इसको उल्टा याद करना, कैसे याद करोगे, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, दिस इज द ट्रिक। टेबल को लर्न करने की ट्रिक है आपकी, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। इधर आप 3 बारी गैस लिख दो, गैस गैस गैस,
3 बार लिक्विड लिख दो, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, फिर 3 बार सॉलिड लिख दो, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। गैस से शुरू करना है, ठीक है। 3 गैस, 3 लिक्विड, 3 सॉलिड, बस। अब इसके आगे का याद करते जाओ। गैस में अगर सॉलिड को मिलाते हैं, नीचे से ही शुरू करो, एक काम करो, सॉलिड और गैस एक जैसा, कपूर की गोलियां हो गई, सीधी सी बात है, उसमें सब्लिमेशन प्रोसेस होती है। सो सॉलिड गैस हो गया कपूर की गोलियां, लिक्विड गैस हो गया क्लोरोफॉर्म, आपका फोग जो आप देखते हो उसमें मॉइस्चर होता है, लिक्विड होता है, और गैस कई बादल ही तो है वो एक तरीके से। गैस और गैस क्या होती है आपकी, गैसेज हो गई सारी, ठीक है। सॉलिड में लिक्विड होता है आपका शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। शुगर आपका क्या है, सॉलिड है और पानी के अंदर है, वाटर हो गया, ठीक है। लिक्विड लिक्विड हो गया आपका अल्कोहल इन वाटर, गैस लिक्विड हो गया ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन द वाटर, सॉलिड सॉलिड हो गया जिंक सॉल्यूशन इन कॉपर, लिक्विड सॉलिड हो गया एमेल्गम मरकरी सॉल्यूशन, और गैस सॉलिड हो गया आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू पैलेडियम, ठीक है। सो ये मैंने ट्रिक सिखा दी आपको, ऐसे ही आपको याद करना है। 3 बार लिख दो सॉलिड लिक्विड गैस, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, फिर 3 बार इधर गैस, 3 बार लिक्विड, 3 बार सॉलिड, और फिर यहाँ के तो आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आप ये टेबल इधर ही लिख लोगे कि सॉलिड में गैस कैम्फर होता है, फिर ये क्लोरोफॉर्म होता है, गैस गैस क्या होता है, एयर का मिक्सचर होता है, सॉलिड में लिक्विड क्या होता है आपका, वाटर होता है, इमल्शन भी बोलते हैं हम, ठीक है। फिर यहाँ अल्कोहल आ जाएगा, ऑक्सीजन जिंक आ जाएगा, एमेल्गम, और ये आपका पैलेडियम आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी ट्रिक हो गई लर्न करने की टेबल। यहीं से आपका सीधा सवाल आ जाएगा, वो ऐसा पूछेगा कि गैस में अगर हम लिक्विड को बना रहे हैं तो क्या बनेगा आपका, ऑक्सीजन बनेगा, अल्कोहल बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, मिक्सचर बनेगा, ठीक है। या बोलेगा सॉलिड में गैस को मिला रहे हैं तो क्या बनेगा, कैम्फर बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा, मिक्सचर बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन, 2 टाइप के सॉल्यूशन है, एक है सैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड, मैं अलग से बता रही हूँ, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, हम आपने अपने सुना होगा रोजमर्रा की टर्म्स में ऐसे बोलते हैं आपस में, यार अब मेरा दिमाग सैचुरेटेड हो गया है, ठीक है, अब बस बहुत हो गया है, पेरेंट्स की हद हो गई है भाई, अब वो बहुत सुना रहे हैं, मान लो कोई बच्चे के एग्जाम में कम मार्क्स आए उस चीज से, ठीक है, या आपस में फ्रेंड्स में लड़ाई हो गई, यार वो बहुत चुगली करते हैं, मेरा दिमाग सैचुरेट हो गया, मतलब भर गया है, खत्म हो गया, इससे ज्यादा सुनने की और काम करने की क्षमता अब नहीं है हमारे अंदर, ठीक है। सो अगर आप फॉर एग्जाम्पल 1 गिलास पानी लो, उसमें आपने 1 kg नमक डाल दिया, 1 kg एक साथ डालोगे तो ऑब्वियसली वो दिखे, मतलब पानी दिखेगा ही नहीं, एक एक चम्मच करके डालते जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा, शुरू में तो नमक डिजोल्व होता जा रहा था, ठीक है, तो पानी पानी दिख रहा था आपको, एक टाइम ऐसा आएगा नमक यहाँ नीचे बैठना शुरू कर देगा, इसके सरफेस पे बैठता रहेगा बैठता रहेगा बैठता रहेगा, तो आपका पानी बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, तो तब बोलते उसको सैचुरेट हो गया भाई, अब इसमें और नमक नहीं जा सकता, अगर और नमक डाला तो पानी खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। सो सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, अब सोल्यूट क्या था इसमें, नमक, तो और सोल्यूट डिजोल्व नहीं हो सकता है, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड है, डालते जाओ, अभी अनसैचुरेटेड है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, अभी आपके दिमाग में भरते जाओ, थॉट्स आते जाएंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा आपको लगेगा अब दिमाग फट जाएगा, तो आप बोलोगे मैं अपने पीक पॉइंट पे आ गया, सैचुरेट हो चुका है मेरा दिमाग, अब और मत मुझे ज्ञान दो, ठीक है, वो वाली चीज, ओके। सो ये सॉल्यूशन कोलाइड सस्पेंशन, ये मैं आपको बता देती हूँ, फिर आप टेबल रीड आउट खुद से कर लेना, ठीक है। जो सॉल्यूशन होते हैं उनके जो पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, और वो होमोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है, जैसे आपने नमक मिला दिया पानी के अंदर, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर हो गया। ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेंगे क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा सा है, कल भी मैंने वीडियो में बताया था टिंडल इफेक्ट, ठीक है। सॉल्यूट पार्टिकल विजिबल नहीं होंगे, अब नमक घुल गया तो घुल गया, ठीक है। कोलॉइड में क्या होता है आपका जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस होता है, बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस, मतलब वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा, छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, जैसे जो मिल्क होता है। इसी पे सवाल आता है, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये PYQ है, गलत मत कर देना प्लीज, आप लोगों को लगेगा जो मिल्क है ना वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है, नो, बट इट इज एक्चुअली अ कोलाइड सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि मिल्क में अगर आप पानी मिलाओगे सो दैट इज नॉट अ होमोजीनियस, दैट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर आपको मिल्क से या फिर मान लो आपको मक्खन अलग करना होता है अपनी उससे छाछ से, आप लोग के एरिया में जो भी बोलते हैं छाछ को लस्सी बोलते हैं वॉट एवर, ठीक है, तो हम उसको सेंट्रिफिकेशन करते हैं ना, वो एक इस तरीके से होता है, उसमें ये घूमता रहता है इस तरीके से, है ना, उसके बाद हम अलग कर लेते हैं, तो अब नॉर्मली तो अलग नहीं कर पा रहे ना, तो और वो एक मिक्सचर बन चुका है, ठीक है, और उसके पार्टिकल इतने होते हैं, वो जो घी होता है आपका, कि जब आप उससे टॉर्च पास करोगे तो वो लाइट को स्कैटर कर देगा, हाँ इतनी ज़्यादा स्कैटर नहीं करेगा बट कर देगा, और इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। सो मिल्क आपका याद रखना प्लीज़, ये PYQ इसमें बिल्कुल भी गलत मत करना है, मिल्क हो गया, इंक हो गया, ठीक है, जिसमें क्रोमेटोग्राफी भी यूज होगा आपका, ये सब कोलाइडल सॉल्यूशंस है, क्योंकि इनके पार्टिकल सॉल्यूशन से थोड़े बड़े होते हैं और ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। सस्पेंशन प्रॉपर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, इसमें आपको 2 अलग अलग सॉल्यूशन दिख जाएंगे, टिंडल इफेक्ट ये शो करेगा, सोल्यूट के पार्टिकल और ज्यादा बड़े होंगे, आपको नेक डाई से दिख जाएंगे, जैसे इसका एग्जांपल है, अगर आपने पानी में सैंड मिला दी, मिट्टी मिला दी, ठीक है, या चौक पाउडर मिला दिया, तो आपको दिख जाएगा ना, मिट्टी तैरती ऊपर अलग ही दिख जाती है, और वो प्रॉपर अगर टॉर्च पास करोगे ना तो ऐसे लाइट को पूरी स्कैटर कर देगा, तो इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। 4 बार आई थिंक मैं रिपीट कर चुकी हूँ टिंडल इफेक्ट क्या होता है, कल भी किया था आज भी किया है, ठीक है। तो किसी को अब इस टेबल में डाउट होना नहीं चाहिए, विद एग्जाम्पल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।
अब आते हैं एप्लीकेशंस इन पे। एप्लीकेशंस कभी भी आज तक पूछी नहीं गई है, ठीक है, कि कहाँ को किसको यूज़ किया जाता है, किस उसको, जैसे, लेकिन सिर्फ आपको पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। जैसे अगर आपको ऑयल से पानी हटाना है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मतलब उसको बोलते हैं मिल्क या मेयोनीज आपको हटाने से उसको इमल्शन प्रोसेस बोलेंगे, एक टाइप का इमल्शन है वो, ठीक है। उसके बाद आपका बफर सॉल्यूशन होता है, solution whose pH does not change significantly even after adding small amounts of acid or base। अगर आप छोटा छोटा एसिड और बेस भी डाल दो फिर भी अगर उसका pH चेंज नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हैं आपका बफर सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, दिस कम्स टू आवर लास्ट चैप्टर फॉर टुडे, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। अच्छा, एक चीज़ और, किसी को अगर ये वीडियो स्पीड में लग रही हो तो प्लीज़ इसको स्लो डाउन करके देख लेना, ठीक है। ऑप्शन होता है ना आपका यूट्यूब पे स्लो डाउन कर लेना, और किसी को अगर वीडियो फास्ट लग रही हो तो स्लो डाउन करके देख लेना, और अगर स्लो लग रही हो, क्या बोल रही हूँ यार मैं, सॉरी यार, अगर किसी को वीडियो मेरी फास्ट लग रही हो तो स्लो डाउन कर लेना, ठीक है, और अगर किसी को वीडियो मेरी स्लो लग रही हो तो फास्ट कर लेना, ठीक है। समझिए ना यार आप लोग जो मैं कहना चाह रही हूँ, कि स्लो है तो फास्ट कर लेना, फास्ट है तो स्लो कर लेना, ऑप्शन जो आपका यूट्यूब पे होता है, ठीक है। सो ये हम अब आते हैं अपने चैप्टर पे, एसिड बेस एंड सॉल्ट पे, ठीक है। देखो, एसिड आपका क्या होता है, सोर इन टेस्ट होता है, इसकी प्रॉपर्टीज है, इसका पीएच हमेशा जो आपका 7 से कम रहेगा, ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में टर्न कर देगा, और ये वाटर में डिजोल्व होकर हाइड्रोजन आयंस जो है आपके रिलीज करता है, ठीक है। एबिलिटी होती है इस पे एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। ये लुइस एसिड हो गया आपका, मतलब जैसे BF3 हो गया, AlCl3 हो गया आपका। यार आई थिंक आज का आपके लिए ज़्यादा हैवी नहीं हो जाएगा, क्योंकि आज के चैप्टर थोड़े ज़्यादा मतलब डीप भी थे और इम्पॉर्टेंट भी थे। इसको कल कर लें, एक काम करेंगे, इसको कल कर लेंगे, क्योंकि आज के लिए ये काफ़ी हैवी हो जाएगा। मुझे इसमें प्रॉपर आपको एसिड बेस लुइस एसिड कॉन्सेप्ट, अर्हेनियस एसिड कॉन्सेप्ट, ये सब भी बताना है, ठीक है। सो ये देखो, ये आ गया ना, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट हो गया आपका। सो ये सब भी करना है। सो ये वाला जो पोर्शन है एसिड बेस वाला, ये हम कल कर लेंगे, कोई नहीं, केमिस्ट्री के 4 पार्ट्स बन जाएंगे। पहले मैंने सोचा था मैं 3-3 पार्ट में करा दूंगी, तो हम 4 पार्ट्स में केमिस्ट्री कर लेंगे, ठीक है। द थिंग इज आपका होना चाहिए। सो आज की वीडियो को हम यही एंड करते हैं, जिसमें हमने अपने 2 चैप्टर किए कंप्लीटली, केमिकल बॉन्ड्स एंड रिएक्शंस, एंड सेकंड हमने अपना किया अपना सॉल्यूशन एंड कोलॉइड्स। ये मेरे नोट्स हैं जिसमें मैंने एडिशन भी किया है, रेफरेंस बुक से भी लिया है, सब कुछ किया है पर्सनली, ठीक है। और ये मैं आपको शेयर कर दूंगी डॉक्टर सीरियस टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। सो वहाँ से आप PDF ले लेना, और चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, पहले नोट्स को ऐसे करना, इकट्ठा करना, देन आपको पढ़ाना इससे, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझाते हुए एक्सप्लेन करते हुए चलना, और कोई गारंटी नहीं लेगा आपसे फ्री में यूट्यूब पे 30 में से 30 नंबर के आपके आ जाएंगे CDS में, ठीक है। और NDF कैट वालों, तुम लोग भी इससे पढ़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस से डीप है, तो तुम लोग को तो हेल्प ही मिलेगी इस चीज़ से, ठीक है। सो चलो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल,